हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन आगे बढ़ाएंगे। तो हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन 7.7 तक का सॉल्यूशन देखा था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.8। A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure। देखो यहाँ पे है, ये बार का वेट है W जो नीचे की ओर आपको एरो करके दिखाया हुआ है। ओके, दो स्ट्रिंग है, दोनों मासलेस स्ट्रिंग्स है और अलग अलग एंगल पे स्ट्रिंग्स है। देखो यहाँ पे 36.9 डिग्री, यहाँ पे 53.1 डिग्री। The angles made by strings with the vertical are 36.9 and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long। तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ आपको क्या दी हुई है, 2 मीटर। Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end। आपको ये डिस्टेंस d निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ओके तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, एकदम इजी कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। पहली बात ये कि ये जो आपको दिया हुआ है ना 36.9 डिग्री 53.1 डिग्री, उसके लिए याद रख लो ये अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री है, ये अप्रोक्सीमेट 53 डिग्री है। तो क्या ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें यहाँ पे आप सपोज 37 डिग्री रखो, यहाँ पे 53 डिग्री रखो, ठीक है। तो तीन साइड्स होती है 3, 4 एंड 5। एक 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 90 डिग्री। सबसे छोटा एंगल उसके सामने छोटी साइड, मतलब ये सबसे छोटा एंगल है तो उसके सामने यहाँ पे क्या आएगा 3। ये सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी साइड क्या आएगा 5 और यहाँ पे 4। तो जब आप इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ तब आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर 37 डिग्री है तो सामने वाली साइड 3 है, 53 डिग्री के सामने 4 है और ये 90 डिग्री के सामने 5 है। तो मतलब अगर आपको बोला जाए साइन 37 तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 बनेगा। अगर कॉस 37 तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 बनेगा। साइन 53 डिग्री तो ये बनेगा 4/5 एंड साइन कॉस 53 डिग्री तो एडजेसेंट मतलब ये 3/5 आएगा, हाइपोटेनियस तो 5 है ही, ठीक है। चलो तो इतना तो ध्यान आप रख सकते हो। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दो स्ट्रिंग है, दोनों के ऊपर टेंशन अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले टेंशन फोर्स दिखा दो। इधर सपोज मैं ले रहा हूँ T1, इधर का फोर्स है T2। ये देखो यहाँ पे ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो T1 का कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस 36.9 डिग्री और इधर आएगा वो T1 का साइन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है 36.9 वही एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंपोनेंट T1 साइन 36.9 डिग्री। सेम वे T2 के दो कंपोनेंट, एक ऊपर की ओर आएगा। चलो ऊपर की ओर क्या आएगा, तो ऊपर की ओर मान लेते हैं T2। चलो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला, तो यहाँ पे cos 53.1 डिग्री और इधर बनेगा T2 cos इधर आ जाएगा साइन 53.1 डिग्री। जितने भी फोर्स पॉसिबल थे वो सब हमने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लोगे आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ताकि आपको रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 मिल जाए।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऑपोजिट फोर्स को आप सेम कराओगे, है ना। अब ऑपोजिट फोर्सेस है कहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों ऊपर है तो ये W जो है वो नीचे है। बट इन दोनों को कंपेयर कराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि W अननोन क्वांटिटी, T1 अननोन क्वांटिटी, T2 अननोन क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी ऐसी है जो अननोन है। इससे अच्छा इन दोनों को कंपेयर किया जाए। देखो ये एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी हम बोल सकते हैं ये लीनियर इक्विलिब्रियम में है। मतलब T1 इंटू साइन 36.9 डिग्री इक्वल टू T2 इंटू साइन 53.1 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा T1 इंटू साइन 37 क्या था 3/5, T2 इंटू ये क्या था 4/5। ठीक है, नीचे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे T1 मिल जाएगा। तो T1 मुझे मिलेगा 4/3 T2, इक्वेशन 1। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से एक रिलेशन हमने निकाल लिया। अब ये डिस्टेंस D निकालना है, तो समझो इतना डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2 - D। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर। अभी हमें लेना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बराबर। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ पे ले सकते हैं सोचो। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेने के लिए आपको कोई एक पोजीशन ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका जो इक्वेशन बने उसमें मिनिमम नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज आए। सपोज मैं ये ले लूँ तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों, क्योंकि W जो है वो अननोन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे वेट तो दिया नहीं है, सिर्फ W बोल दिया है ना। तो मैं ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी को एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो उसके लिए क्या करोगे, एक सिंपल सी बात है, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं क्लॉकवाइज उतने ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जितना ये रोड क्लॉकवाइज घूमने की ट्राई करेगा उतना ही फोर्स, उतने ही टॉर्क से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की भी ट्राई करना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो सोचो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके टॉर्क नहीं लगा सकते। क्यों, देखो याद रखना ये फोर्स की लाइन कहाँ पे जा रही है, देखो उसी पॉइंट पे। ये फोर्स की लाइन उसी पॉइंट पे, ये फोर्स की लाइन W की लाइन उसी पोजीशन पे जा रही है। तो ये टॉर्क नहीं लगा सकता है, ये टॉर्क नहीं लगा सकते, ये टॉर्क नहीं लगा सकते। तो अच्छा है ना, टॉर्क के इक्वेशन में आएगा भी नहीं। तो हमारे लिए तो और आसान हो गया। यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्स ऐसे हैं जो टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो वेरी गुड। तो कौन से फोर्सेस काउंट करने कौन से नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है। अगर आपने जो पोजीशन सिलेक्ट की है वहीं से पास हो रही है तो वो फोर्स को काउंट करना नहीं है। अब ये मान के चलो कि ये जो रोड है इतनी लेंथ वाला, उसको मैंने यहाँ से बांध के रखा हुआ है, तो ये जो है उसकी वजह से ऐसे घूमेगा, ये T1 वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से ऐसे घूमेगा, T2 की वजह से ऐसे घूमेगा। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज, उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो टॉर्क क्लॉकवाइज में मुझे लेना है कंपोनेंट T1 cos 36.9।
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T1 cos 36.9 डिग्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो, ये जो लाइन आपको दिख रही है उसका ये पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना, कितना, d। तो यहाँ पे मैंने रख दिया d। वैसे ही उस तरफ कंपोनेंट है T2 cos 53.1 डिग्री, T2 cos 53.1 डिग्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रखना है सोचो। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये पोजीशन है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, कौन सा लेने वाले हम, 2 - d। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2 - d। T1 की जगह पे 4/3 T2 लिख सकते हैं, तो इधर मैंने लिख दिया 4/3 T2। cos 37 का आंसर आएगा 4/5 इंटू d इक्वल टू T2। cos 53 का आंसर आएगा 3/5 इंटू T2 - d। अब यहाँ पे चेक करो, 5 कैंसल आउट, T2 भी कैंसल आउट हो रहा है, देखो। चलो, तो ये बना 16/3 इंटू d इक्वल टू 3 को नीचे ले लेते तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 2d। 16 इंटू d, 9 को उधर मल्टीप्लाई करो तो 18 - 9d हुआ। ये 9d इधर आएगा तो 25d इक्वल टू 18, हैंस d इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 25। अब 18 डिवाइड बाई 25 करते हैं, चलो, तो ये आया आंसर 0.72 मीटर। टोटल डिस्टेंस था 2 मीटर, जिसमें से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिला 0.72 मीटर पे। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार वेट्स 1800 किलोग्राम। चलो, मास ऑफ कार क्या है, 1800 kilogram. The distance between its front and back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground and on each front wheel and each back wheel. ओके, मतलब रिएक्शन फोर्स आपको यहाँ पे निकालना है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है 1.8 मीटर। ओके, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। अब यहाँ पे आपको कार का डायग्राम सबसे पहले समझना पड़ेगा। सपोज ये कार है, समझ लेना कार है या नहीं है, आपको समझ लेना है। ये कार है, कार के टायर थोड़ी दूर दूर दिखाए तो अच्छा रहेगा। चलो ऐसा कर लेते हैं।
ओके, और ये रोड है, लेवल ग्राउंड, आपको लेवल ग्राउंड बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर कार है ऐसा समझ लो। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक सपोज उसकी दो एक्सेल है, दो पैरेलल एक्सेल्स हैं जिसकी हेल्प से ये टायर घूमते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है 1.8 मीटर। ये d इक्वल टू 1.8 मीटर। अब जो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई है वो फ्रंट व्हील से पीछे की ओर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रंट व्हील से पीछे की ओर है 1.05 मीटर। मतलब यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.05 मीटर। तो फिर ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा 0.75 मीटर, ठीक है। अब फोर्सेस देख लेते हैं। ये जो कार का जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा mg, ओके। और जो रिएक्शन फोर्स है वो R1 एंड R2 ऊपर की ओर लगेंगे। तो समझ लो ये फ्रंट है, उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो R1 है, और बैक के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो R2 है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका सिर्फ एक ही काम है, दो इक्वेशन बनाना। और दो इक्वेशन कैसे वो भी समझो, कि जिसमें दो दो वेरिएबल हो, फिर वो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क नहीं देखना है आपको, देखना है फोर्सेस। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऑपोजिट फोर्सेस आर सेम, मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा mg। देखो दो फोर्स ऊपर की ओर और एक फोर्स नीचे की ओर। तो mg, m की वैल्यू क्या है 1800, g की वैल्यू ले लो 9.8। तो ये आपको मिलेगा 17640 न्यूटन। ये R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड टाइम क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लो। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी एक पॉइंट के अबाउट में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही, ठीक है। आपको जो पॉइंट ठीक लगे उसके अबाउट ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम फ्रंट व्हील के हिसाब से ले लेते हैं। तो अबाउट फ्रंट एक्सेल, ठीक है। चलो तो फ्रंट एक्सेल के हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से काउंट होगा नहीं, क्योंकि उसी लाइन पे है, देखो है ना। ये इस तरफ घुमाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये उस तरफ घुमाएगा मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पे सेंटर है, हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क क्लॉकवाइज में आएगा R2 इंटू डिस्टेंस d, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा बनेगा। देखो ये लाइन ऑफ फोर्स और ये पोजीशन, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके।
और जी में यहाँ से इतना डिस्टेंस मतलब 1.05, तो यहाँ पे हम रखेंगे एम जी के साथ 1.05। अब R2 इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा 1.8, m इंटू जी मतलब 1800 इंटू 9.8 इंटू ये करना पड़ेगा 1.05, तब जाके आपको मिलेगा R2। चलो R2 कितना मिलेगा, तो 1800 इंटू 9.8 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 1.8, तो ये मिला 10,290 न्यूटन। ये मुझे मिला R2। अब मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 प्लस R2, उसमें मैंने ये रख दिया 10,290 इक्वल टू, आंसर था 17640। तो ये R1 मुझे मिलेगा 7350 न्यूटन। ये दो आंसर मुझे मिल गए, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन है वहाँ पे दो दो व्हील होते हैं, तो ऐसा नहीं कि टोटल फोर्स एक ही व्हील पे लग रहा है ना। कार वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल रही है, कार हॉरिजॉन्टल रह के चल रही है। तो यहाँ पे ये एक व्हील आपको दिख रहा है, एक पीछे की ओर भी होगा ना, और एक पीछे की ओर होगा, तो फिर दोनों के ऊपर इक्वल लोड शेयर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore force exerted on each, चलो फ्रंट व्हील, हर एक फ्रंट व्हील के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो R1 डिवाइड बाई 2, 7350 डिवाइड बाई 2, 3675 न्यूटन। सेम स्टेटमेंट यहां पे बनेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच, यहां पे आएगा बैक व्हील, यहाँ पे आएगा R2 डिवाइड बाई 2, R2 की वैल्यू रख दो, R2 कितना मिला था 10290, और आपको मिलेगा आंसर यहाँ पे 5145 न्यूटन। चलो ये समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius। ठीक है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बट एक है हॉलो सिलेंडर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर। ओके, द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। Which of the two will acquire a greater angular speed for a given time? एकदम इजी है, देखो टॉर्क दोनों के ऊपर सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ टॉर्क ऑन होलो सिलेंडर इक्वल टू टॉर्क ऑन सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर इंटू अल्फा ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इंटू अल्फा ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलो तो आई ऑफ होलो सिलेंडर, अब होलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr स्क्वायर, तो यहाँ पे mr स्क्वायर अल्फा ऑफ होलो सिलेंडर, यहाँ पे आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब देखो यहाँ पे mr स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपको यहाँ पे मिला
अल्फा ऑफ होलो सिलेंडर मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू 2/5 ऑफ अल्फा ऑफ सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो अभी देखो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, हैंस आप लिख सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर इज लेस देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि 2/5 है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो जिसका एक्सेलरेशन कम उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कम रहेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू एंगुलर इज लेस देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर गिवन टाइम। तो सॉलिड स्फीयर, हैंस सॉलिड स्फीयर will acquire greater speed angular speed in गिवन टाइम। ओके, चलो इतना सा करना है। आप ऐसा चाहो तो होलो सिलेंडर को 1 नाम दे दो और सॉलिड सिलेंडर को 2 नाम दे दो। तो यहाँ पे जहाँ पे HC लिखा है वहाँ पे 1 एंड SS लिखा है वहाँ पे 2, तो आपको लिखने में इजी रहेगा। आप ऐसे लिख सकते हो τ1 इक्वल टू τ2, फिर I1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू I2 अल्फ़ा 2, फिर mr² अल्फ़ा 1 इक्वल टू 2/5 mr² अल्फ़ा 2। तो थोड़ा इजी रहेगा लिखने में, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम रोटेट अबाउट इट्स एंगुलर स्पीड, ओके, इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ आई मतलब क्या, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो 1/2 mr², 1/2 mr², और ओमेगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए L इक्वल टू क्या करना है, L इक्वल टू आई ओमेगा करना है। ओमेगा आपको दिया हुआ है, आई की जगह पे 1/2 mr² इंटू ओमेगा कर दो, यहाँ पे आपको वो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 7.12 का सॉल्यूशन। ओके 7.13 देखो, अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। The turntable is set rotating with an angular speed 40 revolution per minute, 40 revolution per minute। तो सपोज हम इनिशियल स्पीड है उसको ओमेगा 1 नाम दे देते हैं। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 इक्वल टू 40 revolution per minute। How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia 2/5 times the initial value। तो समझो I1 इक्वल टू सपोज I है, I2 इक्वल टू हो गया 2/5 I, ठीक है। और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है ओमेगा 2। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं है, बाहर से किसी ने टॉर्क नहीं लगाया, वो जो एक चाइल्ड था उसने अपने हाथ आउटस्ट्रेच्ड थे उसको फोल्ड कर लिए बस। तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगी, है ना। तो यहाँ पे लोगे आप एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L2, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 की जगह पे मैं I रख दूँ, ओमेगा 1 की जगह पे 40 रख दूँ, I2 की जगह पे 2/5 I रख दूँ और ओमेगा 2 मुझे फाइंड करना है। चलो इतना तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो I कैंसल आउट हुआ, ओमेगा 2 मिल जाएगा। तो ओमेगा 2 यहाँ पे मिलेगा हमें 100। तो ये आंसर आया 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी, देखो ये ए का सॉल्यूशन कर लिया, अभी बी का करना है। शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है वो दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे हम करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। I2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2/5I, देखो यहाँ पे दिया हुआ था। ओमेगा 2 मुझे मिला 100, उसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे I और ये था 40, तो मैंने 40 का भी स्क्वायर कर दिया। अब ये आंसर मुझे क्या मिल रहा है देखो, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर करोगे तो 2/5 कर दोगे, ये मिलेगा आपको 2.5। अब ये E फाइनल डिवाइड बाई E इनिशियल आपको मिला 2/5। हैंस आप बोल सकते हो E फाइनल इज ग्रेटर देन E इनिशियल, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिला, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई वो तो आपने प्रूव कर दिया। फिर क्या लिखना है, द इंक्रीज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय। तो मतलब ये क्या हुआ समझो कि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है वो आप कहाँ से लाई गई है, वो कैसे समझ सकते हो। तो वो आई है बॉय की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होके, समझो बॉय की इंटरनल एनर्जी सपोज थी E, फिर उसमें से समथिंग लॉस्ट हुआ, एनर्जी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया, एनर्जी थोड़ी उसकी डिक्रीज हुई और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट बाय चाइल्ड इक्वल टू एनर्जी गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7.14 देखो। 7.14 a rope of negligible mass is wound round hollow cylinder of mass 3 किलोग्राम and radius 40 सेंटीमीटर। चलो होलो सिलेंडर का मास है 3 किलोग्राम और उसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, जो कि हम बोल सकते हैं 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स। चलो फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। और एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब हमें क्या निकालना है अल्फा। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन मतलब हमें ए भी निकालना है। अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, एकदम इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सर्कल है और यहाँ से आप ऐसे खींच रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस क्या बनेगा रेडियस, ओके। और आई ये है क्या, देखो हॉलो सिलेंडर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगी mr², ठीक है। तो ये mr² इंटू ये बना अल्फा। अब देखो ये r कैंसल आउट, तो अल्फा मुझे मिल गया f डिवाइड बाय
mr। अब F डिवाइड बाई mr, तो F क्या है 30, मास क्या है 3 और रेडियस क्या है 0.4। तो ये मुझे मिल गया 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो A मिल जाना चाहिए। A कैसे मिलेगा? तो A इक्वल टू R इंटू अल्फ़ा। अब R कितना है 0.4 इंटू अल्फ़ा मतलब 25। तो ये मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो एकदम इजी। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7.14 तक सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर सम टाइम ये भूल ना जाओ, इसलिए एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, खुद से चेक कर लेना कि ये समझ में आ गया कि नहीं। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। कोई डाउट है तो कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।